अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है एलएलबी से पहले जो लॉ असेसमेंट टेस्ट है लेट, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आपको पता है कि लेट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आफ्टर रमज़ान, आफ्टर ईद जो है नियर अबाउट कोई अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड है कि आपका टेस्ट हो। दूसरी बात ये कि इसके लिए इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करें और किस तरीके से जो है क्या स्ट्रेटजी है। जिस तरीके से आपको पता है कि इसके अंदर ऐसे भी है और ऐसे के साथ ही साथ पर्सनल स्टेटमेंट भी है। अब ये पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है और जो है ऐसे क्या होता है, ऐसे को किस तरीके से लिखना है, वो सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका जो सिलेबस है, अब जो इसका सिलेबस है ये बहुत ही शॉर्ट है। अक्सर स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर इसका सिलेबस बहुत ही लेंदी है। इसका सिलेबस कोई लेंदी नहीं है। 100 नंबर का आपका टेस्ट है जिसमें से 75 आपके एमसीक्यूज होंगे और साथ ही साथ आपका जो ऐसे है, ऐसे होगा आपका 15 मार्क्स का। और जो पर्सनल स्टेटमेंट ये होगी आपकी 10 नंबर की। अब पर्सनल स्टेटमेंट आए या फिर पर्सनल ओपिनियन भी आ सकता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस है, उसके बाद हम जो है एक एक करके इसके जो भी इसका पोर्शन है वो डिस्कस करते चलेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज़, अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंग्लिश के आएंगे और इंग्लिश के बाद एमसीक्यूज़ आपके आ जाएंगे इसके इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, और पाक स्टडीज़ के बाद आ जाएगा आपका उर्दू मैथ, उर्दू और फिर मैथमेटिक्स। अब जो एमसीक्यूज़ हैं देखें 25 नंबर तो ये हो गए। इसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश के कितने नंबर हैं? इंग्लिश के आपके हैं 20 नंबर। और जो इस्लामियत है, इस्लामियत के कितने नंबर है? इस्लामियत के भी 20 नंबर। और पाकिस्तान स्टडीज़ कितने नंबर है? पाकिस्तान स्टडीज़ के जो हैं 10 नंबर हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 नंबर हैं। और उसके बाद जो है उर्दू मैथ के कितने नंबर है? उर्दू और मैथ के कितने हैं? 5 इसके हैं, 5 इसके हैं। ठीक है, तो इस्लामियत के कितने हैं? इस्लामियत के 10 नंबर हैं। ठीक है, अब ये कितने हो गए? 25, 10 10 20 30 30 और 20 कितने हो गए? 30 और 20 आपके हो गए 50 50 और ये 75। अभी भी 20 रह गए जिसके अंदर आपकी जर्नल नॉलेज रहेगी। जर्नल जीके कहते हैं हम, जर्नल नॉलेज के भी 20 नंबर हैं। ठीक है, जर्नल नॉलेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड नहीं आएगी बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रहना है एशिया की हद तक। अक्सर स्टूडेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है जर्नल नॉलेज की बुक्स वगैरह लेते हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ कारवान की बुक ले लें जो एमसीक्यूज बेस्ड होती है। लेकिन एमसीक्यूज के लिए एमसीक्यूज की बुक में से या गाइड में से तैयारी हरगिज़ नहीं करनी। कहाँ से तैयारी करनी है? नोट्स। अक्सर स्टूडेंट कह रहे थे सर नोट शेयर कर दें, तो देखें जो आपका ऐसे है और पर्सनल स्टेटमेंट, ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट तो आपको कहाँ से आएगा? ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट की स्किल आपको आएगी प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा आप ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए जो है वो बेनिफिट हो सकती है। अब अगर हम इसके सिलेबस को वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो देखें ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के लिए जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अब ऐसे कितने नंबर है? 15 नंबर है और वर्ड्स कितने हैं? 200 वर्ड्स पे। ये कोई इतना हार्ड भी नहीं है जितना हार्ड इसको स्टूडेंट ने समझा हुआ है कि सर 200 वर्ड्स पर हम किस तरीके से ऐसे लिखें। अब एक बात तो आपने जहन नशीन कर लेनी है, वो कौन सी बात? कि ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट जब आएगा तो ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपके पास चॉइस आएगी कि आइदर आप इसको इंग्लिश में लिखें, आइदर आप इसको उर्दू में लिखें। ठीक है, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि ऐसे आपने इंग्लिश में लिख लिया और जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट था वो आपने उर्दू में लिखी। जिस वर्डिंग में आपने ऐसे लिखना है उसी वर्डिंग में, उसी लैंग्वेज के अंदर आपने जो है पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखनी है। पहली चीज़ ये क्लियर हुई। दूसरी सेकंड चीज़ ये कि अब ये पर्सनल स्टेटमेंट और ओपिनियन में डिफरेंस क्या है? जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट होता है, पर्सनल स्टेटमेंट और पर्सनल ओपिनियन दोनों सेम ही चीज़ है, इसके अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं है। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? तो देखिए जो ऐसे होता है, अब ऐसे फॉर सपोज के एक ऐसे का अगर हम टॉपिक उठाएं, डिस्कस करते चल रहे हैं, तो अगर हम कोई भी एक ऐसे उठाते हैं तो जिस तरीके से हमारे पास एसेज मौजूद हैं, अब फॉर सपोज कि एक ऐसे है हमारे पास करप्शन पर, या फिर कोई और ऐसे है हमारे पास
जिस तरीके से हमारे पास ऐसे के अंदर आ जाते हैं हमारे पास 470 पेज। अब जो ऐसे करप्शन पर है या फिर जो है इकोनॉमिक डाउनफॉल पर है, तो अब जैसे कि हमारे पास है रोल ऑफ टीचर इन नेशन एज नेशन बिल्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ऐसे कहाँ से लिखना है, पहली चीज़ कहाँ कहाँ से हेल्प लेनी है। तो देखें जो ऐसे होता है वो आप लिखते हैं रिसर्च बेस्ड। रिसर्च बेस्ड किस तरीके से, आप जो है डिफरेंट आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं, कोई इंटरनेट से आइडिया कलेक्ट कर लिया, कोई जो है कहीं और से आइडिया कलेक्ट कर लिया, इस तरीके से आप ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर जो ऐसे है ये है रोल ऑफ टीचर इज नेशनल बिल्डर्स। द रोल ऑफ द टीचर इन द बिल्डिंग इज द नेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा सा टच व्यू आप दे सकते हैं अपनी ओपिनियन का, लेकिन मैक्सिमम जो इसके अंदर आइडियाज़ होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो इंटरनेट रिसर्च बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इट इज़ द इट इन द पास्ट टीचर्स वाज कंसिडर्ड रिस्पेक्टेबल फिगर्स इवन बाय द किंग्स एंड द यूरोपियंस। अब ये बात कहाँ से आई, अब ये कह रहा है कि पास की इसने बात की कि पास के अंदर जो किंग्स वगैरह यूरोपियंस वगैरह थे वो टीचर्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट देते थे, टीचर्स का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर। टीचर जो है नेशन के लिए, नेशन बिल्डर्स के लिए, यानी कि एक कौम जब तरक्की करती है उसके लिए कौन सा रोल प्ले करता है। ठीक है, कौमों की तामीर और उसातिज़ा का किरदार, यानी कि टीचर्स क्या रोल प्ले करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर आप जो है अपनी तरफ से मैक्सिमम कितने वर्ड्स लिख लेंगे, 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे है, इस ऐसे के अंदर जो भी आप वर्ड्स देखेंगे ये आपको कहीं ना कहीं से मिलते हुए नजर आएंगे। इट मीन्स कि ये या तो पास की बात कर रहे होंगे या फिर प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे। प्रेजेंट की जो बात कर रहे हैं वो तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन जो पास की बात कर रहे हैं, अगर स्पेसिफिक एक टाइम पीरियड की बात की जा रही है तो वो आप रिसर्च करके ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो आपका रिसर्च बेस होता है, लेकिन पर्सनल ओपिनियन मांगता है। पर्सनल ओपिनियन मतलब आपकी राय किस तरीके से। अब लेट सपोज के अब आपसे एक जो है करप्शन पर एक पर्सनल स्टेटमेंट आ जाती है। अब करप्शन आपकी नज़र में क्या है और करप्शन को आप अपनी नज़र से किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, कहने का मकसद क्या है कि पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रहना है अपनी राय तक कि आप क्या देखते हैं। आप जो है इस स्पेसिफिक चीज़ को, इस स्पेसिफिक टॉपिक को अपनी नज़र में पॉजिटिव देखते हैं, आइदर नेगेटिव देखते हैं, और फिर साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताना है। साथ में उसका सॉल्यूशन बताना है। फॉर सपोज कि अगर इसको आप नेगेटिव ले जाते हैं, ठीक है, सोसाइटी के लिए, तो फिर इसको आपने सॉल्यूशन भी बताना है कि क्या इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये साथ जो है इसके साथ आपने ये इस तरीके से आपने लिखना है, पर्सनल ओपिनियन या फिर पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये तो ऐसे हो गया और पर्सनल स्टेटमेंट हो गया। इन डिटेल लेक्चर मौजूद हैं, वो अगर आप सुनना चाहें वो भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंग्लिश। अब इंग्लिश के अंदर अभी देखें 25 इसके नंबर हैं, तो इसकी एक और भी पॉइंट बताता चलूँ आपको कि जो ऐसे है पर्सनल स्टेटमेंट है, इसके अलग से पेजेस मिलते हैं। पेजेस टेस्ट के अंदर पेजेस मिलेंगे, उन पेजेस के अंदर आपने क्या करना है, उन पेजेस के अंदर आपने 200 वर्ड्स, यानी कि लेट सपोज के 200 वर्ड्स का है तो ये आपका आ जाएगा 2.5 से 3 पेजेस पे। ये आएगा फॉर सपोज के ये भी 200 वर्ड्स का है तो फिर ये भी उस हिसाब से ही आएगा। तो उतने आपको पेजेस मिलेंगे लिखने के लिए। दूसरी बात ये, पहली चीज़ एग्जामिनर की कौन सी होती है, पहली चीज़ एग्जामिनर जो है वो देखता है, क्या चीज़ देखता है, राइटिंग। आपकी राइटिंग किस तरीके से अच्छी है, आपकी राइटिंग जो है, आपकी राइटिंग का पैटर्न क्या है, और स्टार्टिंग में जितने अच्छे तरीके से आपने लिखना स्टार्ट किया, क्या एंड तक आपकी राइटिंग कंटिन्यूसली वैसी रही है या नहीं रही। ठीक है, क्योंकि देखें जो एग्जामिनर है उसकी डिस्क्रिएशन बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है, वो आपको जितने मार्क्स देना चाहे दे सकता है। आपको 25 में से वो आपको अगर 5 मार्क्स देता है उसको कोई नहीं रोक सकता, 25 में से 23 मार्क्स देता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। वो उसकी डिस्क्रिएशन है। 100 में से मैं कहता हूँ कि इसकी 95% डिस्क्रिएशन है रिटर्न के अंदर। वो आपको जितने मार्क्स देना चाहे दे सकता है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते इस बात को। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश का जो पोर्शन है, इस इंग्लिश के पोर्शन के अंदर आप अगर इंग्लिश के पोर्शन के अंदर खोलें तो इसके अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ गए, और सिनोनिम एंटोनियम के बाद क्या आ जाएगा, सिनोनिम एंटोनियम के बाद इसका जो है प्रीपोजिशंस आ जाएगी, और प्रीपोजिशन के बाद इसका जो है करेक्शन और सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है,
ग्रामर आ गया और प्रीपोजिशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। देखें बेसिक जो ग्रामर है, अगर आप 5 क्लास से लेके इंटर क्लास तक अच्छे तरीके से इंग्लिश ग्रामर पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं नहीं कहता कि ये 20 मार्क्स में से आप 18 मार्क्स भी ऑब्टेन ना कर सकें। दूसरी बात ये कि इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि कोई एक सेंटेंस दिया, उसके अंदर इन वर्ड आएगा, और आएगा, या फिर द आएगा, तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक बेसिक चीज़ें भी दे सकता है वो। और सिनोनियम, अगर एंटोनियम की बात करें, सिनोनियम एंटोनियम अगर हम यहाँ पर थोड़े बहुत डिस्कस करते चलें, तो जो हमारे पास यहाँ पर सिनोनियम्स मौजूद है, सिनोनियम का मतलब क्या होते हैं, एक जैसे अल्फाज। अब एक जैसे अल्फाज कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे पास उर्दू के अंदर भी हमारे पास जो है अल्फाज मुतज़ाद होते हैं, ठीक है, या फिर जो है एंटोनियम्स है। इसी तरीके से अगर हम देखें अबेंडन, अब देखें आपको सिनोनियम्स कब आएंगे, आपको सिनोनियम्स तब तक नहीं आ सकते जब तक कि आप सिनोनियम्स के लिए क्या ना करें, अल्फाज मुतरादिफ, ये सारे जो है हम उर्दू के अंदर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मैं कहाँ पर था, मैं ये कह रहा था कि आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक आपको उन वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती, जब तक आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग किस तरीके से की जाएगी, डेली बेसिस पे जो मैं नोट शेयर करूँगा ग्रुप के अंदर, आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उनमें से 20 से 30 जो भी आपको वोकेब मिलती है वो सारे के सारे मेमोराइज करना है। अब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सारे के सारे वर्ड्स याद कर सकें एक इंसान, तो करना क्या है, करना ये है कि जो डेली बेसिस पे वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं वो तो आपको याद एनी हाउ होने ही चाहिए। अब जिस तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अबेंडन है, अबेंडन का मतलब क्या होता है, तर्क करना, और यहाँ पर इसकी जो सिनोनियम है वो क्या है, डिजर्ट। इस तरीके से अबव या फिर अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब क्या है, वातिफ, उसका इम्प्लाई। और फिर इसके बाद एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब क्या होता है, वकील। अब इसका जो है सिनोनिम क्या होगा, सपोर्ट, क्योंकि एक एडवोकेट भी क्लाइंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या है, एड, एड मतलब कि इमदाद, और इसका जो सिनोनिम है वो असिस्ट है। असिस्ट क्यों है, क्योंकि वो उसको असिस्ट कर रहा है। इस तरीके से ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, और इसका अगर आप सिनोनिम देखें तो वो फॉरएवर हो सकता है। तो अब यहाँ पर एमसीक्यूज जो क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूज जो पेपर होता है, अब ये एमसीक्यूज पेपर के अंदर 4 आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब देखें एमसीक्यूज पेपर को हल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका ए है, बी है, सी है, डी है। अब इनमें से फॉर सपोज कि आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि इसमें से सी है या नहीं है। अब बाकी अल्फाज देखें कि क्या ए बी सी, अब आप देखते हैं कि ए बी सी तो इसका आंसर नहीं है, जब ए बी सी इसका आंसर नहीं है तो सी भी हो सकता है। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर हम जो है इस्लामियत की तरफ अगर चलें, सिनोनियम एंटोनियम हो गया, और मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पे जब हम वकेब डिस्कस करेंगे तो फिर हम उसके 2020 जो इसके वकेबलरी होगी, सिनोनियम एंटोनियम, डेली 20 सिनोनियम 20 एंटोनियम, ये डेली बेसिस पे डिस्कस करते चलेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप जो है प्रीपोजिशन का चैप्टर खोलें तो देखें यहाँ पर एक जो है क्या दिया गया, हेयर इज़ अ चेयर टू सिट, हेयर इज़ अ चेयर टू सिट ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर दिस आई इंसिस्ट ऑन व्हाट आर यू लुकिंग एट, अब देखें यहाँ पर जो वर्ड है व्हाट आर यू लुकिंग, अब यहाँ पर इसने दे दिया, अब यहाँ पर वो ऑप्शन दे दिया आपको इन 8 4। अब यहाँ पर वर्ड क्या आएगा, 8, 8 मतलब आप किस चीज़ की तरफ देख रहे हैं, आपका इशारा किस जगह पर है, ठीक है, तो वहाँ पर वर्ड 8 आता है। इस तरीके से ये आपने प्रीपोजिशंस वगैरह भी देख लेनी है कि इसकी कौन सी प्रीपोजिशन का कौन सा वर्ड कहाँ लगता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर चेयर की बात हो रही है कि सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर का मतलब क्या है कि चेयर के ऊपर बैठने की बात हो रही है, मतलब ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बैठने की बात हो रही है। सिट ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर बैठने की बात हो रही है। सिट इन द टेबल, तो क्या हो सकता है वो कोई ऐसी टेबल हो जिसके अंदर भी बैठने की जगह हो। तो वो ये वर्ड्स जो हैं ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद आ जाएं जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है इंग्लिश के बाद जो आ जाता है इस्लामियत का। इस्लामियत के अंदर आपने कौन कौन से, इस्लामियत के अंदर देखें एक बात क्लियर करें कि इस्लामियत के 2 पोर्शंस होते हैं, एक होता है इस्लामियत और एक होता है इस्लामिक हिस्ट्री। तो आपने इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ और सिर्फ इस्लामियत की हद तक रहना है। अब जो इस्लामियत आप 7, 8 और फर्स्ट इंटर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, अगर वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आपको लेट के लिए इस्लामियत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस्लामियत के यूजेज अगर हम देखें
तो इसका अगर आप पेज खोलें इस्लामियत का, तो इस्लामियत के अंदर जो पेज नंबर 280, अब इसके अंदर इस्लामियत के अंदर कौन कौन से पोर्शंस हैं। सबसे पहले क्या, खुलफा राशिदीन का दौर, उसके बाद जो हमारे पास 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, इन पिलर्स ऑफ इस्लाम को इन डेप्थ आपने पढ़ना है, ठीक है। नमाज, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इन डेप्थ पढ़नी है। और इसी के साथ साथ फिर जो नमाज है, नमाज के औकात कौन कौन से, नमाज की रकातें कितनी हैं, फ़र्ज़ कितने हैं, वाजिब कितने हैं, सुन्नत कितनी है, ये सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें जो हैं इस्लामियत के अंदर आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद आ जाएँ आप, अच्छा जी, प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी? 63 ईयर्स एज के बाद वो जो है उन्होंने पर्दा फरमाया। और उसके बाद इनकी जो डेथ ऑफ बर्थ थी वो 12 रबी अव्वल थी, और इनका जो विसाल था वो भी 12 रबी अव्वल को ही हुआ। और कब जो है पैदा हुए, ठीक है, और कौन से कबीले से थे, हाशमी कबीले से थे, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। उसके बाद मक्की पीरियड कितना था, मदनी पीरियड कितना था, ठीक है। फिर किबला की डायरेक्शन का कब चेंज हुई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपने देखना है। अब दूसरी बात ये कि इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि फॉर सपोज कि अब इस्लाम के अंदर ऐसा कौन सा गुनाह है, ऐसा कौन सा सिन है, ठीक है, जो करने के बाद इंसान जो है, क्या इंसान उस इंसान को अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करता। वो ऐसा कौन सा गुनाह है जिस गुनाह करने के बाद एक मुसलमान को, एक इंसान को अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करता, वो है शिर्क, ठीक है। इसी तरीके से इन विच सूरत के अंदर, सूरत के नाम तो याद रखना नॉट पॉसिबल है, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको ये याद होनी चाहिए कि कौन सी बात कौन सी सूरत के अंदर कही गई है। इसी तरीके से द लिटरल मीनिंग ऑफ बरज़ख, बरज़ख की जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, वो केव है, ठीक है। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ द बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन ह्यूमन लाइफ। अब ये है द डैश ब्रिंग्स अबाउट रिमार्केबल एंड रिवोल्यूशन चेंजेस इन द पर्सनैलिटी बिलीफ ऑन वननेस ऑफ अल्लाह। मतलब देखें, तौहीद के बारे में बात कर रहा है ये, किस बारे में, तौहीद के बारे में। तो तौहीद के बारे में बात कर रहा है कि जो तौहीद है, इस्लाम जो वर्ड है वो सिलम से निकला है, मतलब कि सलामती, अमन, ठीक है। अब इस्लाम के अंदर, इस्लाम में दाखिल होने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने से पहले एक जो शख्स था उसके ऊपर कोई ये नहीं था कि उसके ऊपर गुनाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मुशरिक था, ठीक है, वो इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर कोई जो है बाउंड्रीज़ नहीं थी, कोई उसके ऊपर किसी भी तरीके से फ़राइज़ नहीं थे। जैसे ही वो इस्लाम में दाखिल हुआ उसके बाद उसके ऊपर कुछ फ़र्ज़ लागू हो गए, ठीक है। तो अब वो इस्लाम से मुर्तिद नहीं हो सकता, यानी कि इस्लाम से वो किसी और मज़हब की तरफ नहीं जा सकता। अब उसके ऊपर वो जो भी करता है, जो भी उसके अमाल है, उसके ऊपर एक एक नेकी, एक एक गुनाह उसका लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद लगी। लेकिन इस्लाम का जो वर्ड है, ठीक है, इसके मतलब की लिटरल मीनिंग क्या है इसकी, और इसकी एग्जिस्टेंस कब हुई, इसकी एग्जिस्टेंस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। तो जो अंबिया किराम है उनके नाम भी याद होने चाहिए, खुलफा राशिदीन का क्या रोल था वो भी आपको याद होना चाहिए कि खुलफा राशिदीन के दौर में क्या क्या हुआ, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। इन डिटेल हम इंशाल्लाह कल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ आप, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मेन क्या है, वो है मेन जीके, जनरल नॉलेज। अच्छा देखें, जिसके 5 मार्क्स हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि उर्दू के 5 मार्क्स हैं, मैथ के 5 मार्क्स हैं, और इस्लामिक स्टडीज़ के 5 मार्क्स हैं, और पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 मार्क्स हैं, और इस्लामिक स्टडीज़ के 10 मार्क्स हैं। तो जिसके 5 और 10 मार्क्स हैं उसको आप थोड़ा साइड में रख दें। जिसके 25 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं, इनकी तरफ फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि देखें अगर उर्दू की तरफ आप ज़्यादा चले जाते हैं, मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैथमेटिक्स तो इतनी आती भी नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात उसके मार्क्स की वेटेज कम है। जिनके मार्क्स की वेटेज कम हो उसको बाद में फोकस करें, जिनके मार्क्स की वेटेज ज़्यादा हो उसको पहले फोकस किया जाए, ठीक है। डेली बेसिस पे एक आपने ऐसे लिख के मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है, एक पर्सनल स्टेटमेंट लिख के आपने मेरे साथ शेयर करनी है। और उसके बाद जो जीके का पोर्शन है, जीके के पोर्शन के अंदर अगर हम देखें तो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टालेस्ट, ये सारी चीज़ें जीके के पोर्शन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम एक इसका पोर्शन डिस्कस करते चलें, सबसे पहले हमारे पास जो है रिवर्स की बात आएगी कि अराउंड द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जो लॉन्गेस्ट चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, दरिया नील, लॉन्गेस्ट रेलवे कौन सा है,
ट्रांस सिबेरियन रेलवे। इसके बाद लॉन्गेस्ट रोड केनाल कौन सा है? लीडल केनाल, ठीक है, नॉर्वे में है ये भी। उसके बाद रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर में, ठीक है, इंडिया के अंदर। उसके बाद लॉन्गेस्ट शिप केनाल कहाँ पर है? ये भी सी वे के अंदर है। और उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर डैम कहाँ पर है? हरिकुड डैम, ठीक है, ये भी इंडिया के अंदर है। उसके बाद लॉन्गेस्ट वाल कहाँ पर है? वाल ऑफ चाइना। ये सारी की सारी कौन सी चीज़ें थी? ये सारी की सारी लॉन्गेस्ट के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद अराउंड द वर्ल्ड, लार्जेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। अब लार्जेस्ट की बात करेंगे कि लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट डेल्टा रेंजस डेल्टा है। उसके बाद लार्जेस्ट डेजर्ट का आपको पता होगा, लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सी है? सहारा डेजर्ट। उसके बाद लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है, ग्रीनलैंड। और सहारा डेजर्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है लार्जेस्ट डैम कौन सा है? थ्री गोक्स डैम। और लार्जेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये लार्जेस्ट सी बर्ड कौन सा है? अल्बेट्रॉस, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट सिटी ऑफ पॉपुलेशन, टोक्यो जो है लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा टोक्यो। और जीके के अंदर आपसे अभी रिसेंटली जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से अभी इमरान खान के बारे में इशू ज़्यादा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो जीके के अंदर ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। और ऐसे के अंदर आपने याद रखना है कि जो जितने भी गाइड्स वगैरह के अंदर एसेज लिखे हुए, ये हो सकता है कि 5 साल पुराने एसेज हों, 3 साल पुराने एसेज हों। आप उससे वो स्ट्रेटेजी, उससे वो पैटर्न कॉपी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन पर डिपेंड नहीं कर सकते कि अगर ये ऐसे 2 साल पहले आया था तो आज भी ये ऐसे आएगा। पर्सनल ओपिनियन अगर 3 साल पहले आई थी तो आज भी यही पर्सनल ओपिनियन आएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ऐसे हमेशा कहाँ से आता है? करंट सिचुएशन में से आता है। फॉर सपोज कि अभी इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपको ये ऐसे दे दे। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के अंदर देखी जाए, पेट्रोल जो है वो किस कदर या ये तो खैर महंगाई पे ही हो गया। इसी तरीके से अगर कोई और इशू उठा लें, जिस तरीके से हमारे पास जो इलेक्शन का इशू है कि अभी इलेक्शन एक्सपेक्टेड होंगे, अगर इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन पे कितना एक्सपेंस आएगा, इलेक्शन पर किसी भी तरीके से वो एक ऐसे सिचुएट कर सकता है। और इसी तरीके से ये जो इमरान खान है, इमरान खान पर भी अगर ऐसे बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो बनाना चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन कहने का मेरा मकसद क्या है, इतनी मेरी जो बात थी वो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट करंट सिचुएशन पे आएगी। ऐसा नहीं हो सकता 2018 से पर्सनल स्टेटमेंट 2-3 बार आई किस पे कि आप एडवोकेट क्यों बनना चाह रहे हैं, आप एलएलबी क्यों करना चाह रहे हैं, तो अब दोबारा ये नहीं आएगी, ठीक है। अब वो किस पर आएगी, वो इंशाल्लाह कल से हम एक-एक टॉपिक को उठाएँगे, एक-एक सब्जेक्ट को उठाएँगे और जो है इसको डिस्कस करते चलेंगे। उसके बाद आ जाएँ जो हमारे पास टालेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट है। टालेस्ट एनिमल कौन सा है? जिराफ, ठीक है। टालेस्ट, उसके बाद बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। टालेस्ट माउंटेन कौन सा है? टालेस्ट माउंटेन जो है हमारे पास गेटवे आर्च। उसके बाद स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है? ह्यूमिंग बर्ड कहा जाता है उसको। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। स्मॉलेस्ट, अच्छा, प्लैनेट्स के बारे में अब देखें, ये जो प्लैनेट्स के बारे में पूछ रहा है, इट मीन्स के बाकी और प्लैनेट्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। बिगेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ओशंस के नाम याद होने चाहिए। कल मैं इंशाल्लाह आपका टेस्ट लूँगा ओशंस का, ठीक है, प्लैनेट्स का। और उसके बाद हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है? डेथ वैली कहा जाता है उसको, यूएसए में है, कैलिफोर्निया में। और उसके बाद डीपेस्ट लेक कौन सा है? बेकल उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकल। उसके बाद डीपेस्ट ओशन कहाँ है? पैसिफिक ओशन के अंदर। हाईएस्ट माउंटेन पीक कहाँ है? माउंट एवरेस्ट। तो ये सारे की सारी जो हैं आपको याद होने चाहिए। पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर, पाकिस्तान स्टडीज़ आप 9th के उठा लें और साथ में आप इंटर के उठा लें। इन पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर जो जो आपसे जैसे कि आइडियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, या फिर जो है इसके साथ साथ आगे टू नेशन थ्योरी है, और फिर इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये भी आपसे मतलब कि आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री का पता हो पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेके 2021 तक कौन कौन आया, और अभी करंट जो है कौन प्रेसिडेंट है, कौन जो है हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर कौन है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद उर्दू के अंदर वाहिद जमा। अब देखें, उर्दू बहुत ही ईजी है मेरी नज़र में, इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ। उर्दू के अंदर आपने क्या करना है, वाहिद जमा, अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतज़ाद, ये सारे के सारे आएंगे। और मैथमेटिक्स के अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस अलजेब्रा है, या फिर जो है अकाउंटिंग का क्वेश्चंस हैं, जो काउंटिंग वगैरह के क्वेश्चंस हैं, या फिर प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आपने हैरान नहीं रहना। उसमें क्या है, उसमें प्लस माइनस का ही कॉन्सेप्ट होता है। तो ये था हमारा सिलेबस। इन शॉर्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ आज आपको एक ब्रीफ दिया है कि इसका रोड मैप क्या है, इसको कहाँ कहाँ से इसको स्टार्ट किस तरीके से करना है।
कल से हम क्या करेंगे, कल से हम एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर जो है इसको इन डेप्थ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट पे ऑलरेडी लेक्चर मेरे मौजूद हैं, अगर आप वो सुनना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। दूसरी बात ये कि जो इंग्लिश है, इस्लामिक है, इन पे इंशाल्लाह कल से हम जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।